हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीएससी मेंस 2023 के टॉपर्स की आंसर कॉपी देख रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे अर्पित कुमार की। इन्होंने यूपीएससी 2023 में 136वीं रैंक हासिल की है और ये चित्रकूट से हैं। और इनका ये आपका हिंदी साहित्य से टेस्ट देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये दृष्टि आईएएस से इन्होंने ये कॉपी लिखी है। पहला प्रथम यह क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। अमीर खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप बताना है। अर्पित जी लिखते हैं 12वीं-13वीं सदी में अमीर खुसरो की साहित्य में खड़ी बोली आज की वर्तमान स्वरूप की ही समान उपस्थित है, जो आश्चर्यचकित करने वाला है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम कवि की संज्ञा प्राप्त है। अमीर दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, सो डूबा सो पार। ठीक है, ये इनके काव्य शैली है। अमीर खुसरो के काव्य में 3 प्रकार हैं। प्रथम, जहाँ खड़ी बोली ब्रज भाषा के साथ शिक्षित स्वरूप में आती है। अब ये लिखते हैं अमीर दरिया प्रेम का, आगे इसमें व्याख्या करते हैं। दूसरा, वह जिसमें खड़ी बोली संपूर्णता के साथ उपस्थित है। यथा खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आकर कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। अमीर खुसरो की खड़ी बोली के उपयुक्त स्वरूप को देखते हुए आचार्य शुक्ल को ये कहना पड़ा है कि क्या भाषा उस समय तक घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी खुसरो काव्य में विद्यमान है। और आगे लिखते हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छा इसमें ये पॉइंट लिखे हैं, तो इनको 10 में से 7 मार्क्स मिलने चाहिए। काफ़ी ठीक लिखी हैं इन्होंने, द्रष्टव्य भी दर्शाए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्पित जी लिखेंगे इसमें। राष्ट्र भाषा हिंदी के विकास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान देखेंगे। तो अर्पित जी लिखते हैं महाराष्ट्र तथा संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में तिलक का अतुलनीय योगदान रहा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है। फिर पॉइंट वाइज लिखते हैं, लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन में, अपने लेखन में मराठी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग किया। दूसरे पॉइंट में, चूँकि तिलक अखिल भारतीय नेता थे, अतः वे हिंदी के अच्छे वक्ता रहे हैं और हिंदी के प्रयोग को सार्वजनिक मंचों में संभव बनाते रहे हैं। मराठी साहित्य परिषद के गठन में तिलक का विशेष योगदान रहा है। मराठी साहित्य परिषद ने हिंदी की विकास में मिशन रूप से काम किया है। तो ये पॉइंट वाइज 4 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, चारों में काफ़ी विविधता पाई गई। 5वां पॉइंट है, तिलक सावरकर तथा काका कालेलकर आदि के साथ सहयोग स्थापित कर हिंदी के विकास को महाराष्ट्र के बाहर भी संभव बना रहे थे। 6वें पॉइंट में ये लिखते हैं, तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान हिंदी के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इनकी राइटिंग भी ठीक ठाक है, पढ़ने में आ रही है। आगे तिलक गांधी तथा अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते रहे हैं। आज यदि मराठी तथा हिंदी भाषा क्षेत्रों में समन्वय न व सौहार्द होता है तो उसमें लोकमान्य तिलक का विशेष योगदान है। यहाँ पे याद लिख दिया है, ये गलत है, यदि होना चाहिए। तो कंक्लूजन भी ठीक है, थोड़ा इसमें 1-2 लाइन और भी लिखा जा सकता था। इसमें मैं 5 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10 में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, गाखंड में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में पुरुषोत्तम दास टंडन का योगदान अब लिखना है इनको। तो ये अर्पित जी लिखते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में पुरुषोत्तम दास टंडन का योगदान हिंदी के व्याकरण को तैयार करने, भाषा को मानक स्वरूप देने और उनके प्रचार प्रसार में रहा है। ठीक ठाक है इंट्रोडक्टरी पार्ट। हिंदी भाषा का व्याकरण तथा पुरुषोत्तम दास टंडन। टंडन जी ने किशोरीदास वाजपेयी के साथ मिलकर हिंदी का व्याकरण तैयार किया है। ठीक है। पुरुषोत्तम दास जी ने हिंदी को राजभाषा बनाने में विशेष प्रयास किया। टंडन जी लोक सेवा मंडल की सभापति के रूप में हिंदी का राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रसार किया है। करेक्ट पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। पुरुषोत्तम दास टंडन की व्याकरण लेखन की सहायता से ही आगे पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सहायता मिली है। टंडन जी ने भाषा के मानकीकरण को प्रोत्साहित किया है। फिर ये कंक्लूजन लिखते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन मालवीय जी की परंपरा में दीक्षित होकर आजीवन
मातृभाषा हिंदी की सेवा शुश्रूषा करते रहे हैं। तो कंक्लूजन भी छोटा लिखा है और इनके 150 वर्ड्स भी मुझे नहीं लगता पूरे होंगे। तो यहाँ पे इनको 5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। चौथा प्रश्न यहाँ पे रहेगा, रहीम के साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप। रहीम मुगल दरबार में हिंदी भाषा के प्रतिनिधि कवि थे और उनकी रचना मदनाष्टक खड़ी बोली की प्रमुख रचना है। ठीक है, बाकी है ये मदनाष्टक के साथ साथ रहीम के साहित्य में यही बोली का प्रयोग बरवे नायिका भेद में भी देखने को मिलता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। उपयुक्त दोहा मध्यकाल में खड़ी बोली के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और जो शब्द चयन, बोधगम्यता तथा अर्थ की प्रभाविता किसी भी दृष्टि से वर्तमान खड़ी बोली से कमतर नहीं है। मदनाष्टक लघु स्वरूप की खड़ी बोली की रचना है। ये मध्यकाल की एकमात्र ऐसी रचना है जो पूरी तरह से खड़ी बोली में रची गई है। फिर आगे लिखते हैं, साथ ही रहीम का निम्न दोहों उनकी खड़ी बोली की विशेषता को दक्षता के साथ उद्घाटित करता है। यहाँ पे उद्घाटित की जगह पे परिलक्षित करता है लिखना चाहिए था, ज़्यादा ठीक रहता। रहीमन ओछे न सो बैर भली ना प्रीत, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान की दो भांत विपरीत। इस प्रकार रहीम साहित्य तथा खड़ी बोली दोनों एक दूसरे को परस्पर परिवर्धित करते रहे हैं और एक दूसरे के पूरक रहे हैं, ये भी लिख सकते थे। आगे इसमें लिखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मारवाड़ी बोली के बारे में लिखेंगे। मारवाड़ी बोली क्या थी? अर्पित जी लिखते हैं, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा वर्ग की प्रमुख बोली है जो मारवाड़ तथा अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, व्याकरणिक विशेषताएं ये लिखते हैं, टा वर्ण की बहुलता रहती है, मराठी णा ध्वनि की उपस्थिति पुल्लिंग ओकारांत रूप में पाए जाते हैं और अन्य रान्यो तारो आदि बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है। महाप्राण ध्वनि का अल्पाणीकरण की विशेष प्रवृत्ति रहती है। जैसे हाथ है तो हाथ लिखते हैं और ये देखो लक है तो लक, भूख को भूख ये लिखते हैं। ठीक, लक नहीं था, ये भूख है भूख। ना की जगह अड़ा का प्रयोग करते हैं, रान्यो राण्यो। ठीक है, सर्वनाम के रूप में मारी थाण्यो जीर्ण उण का प्रयोग करते हैं। को उपसर्ग की जगह नए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये मारवाड़ी की विशेषता बता रहे हैं। और 11वां है, से परसर्ग की जगह सु परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कंक्लूजन में लिखते हैं, इस प्रकार मारवाड़ी अपनी भाषाएं विविधता के द्वारा राजस्थानी उपभाषा वर्ग को समृद्ध कर रही है। तो यहाँ पे इनको 4 आउट ऑफ 10 मिलेंगे क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट दोनों में बहुत कम लिखा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सीमाओं का निरूपण कीजिए। अर्पित जी लिखते हैं, लिपि भाषा का लिखित और स्थायी रूप होता है तथा ये भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों की सामूहिक संज्ञा भी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। संक्षेप में भाषा नींव है तो लिपि उसी का स्थापित भवन। सामान्यतः देवनागरी लिपि वर्तमान अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। इन सीमाओं के बारे में ये दर्शाते हैं, वर्तमान समय द्रुत समय है, ऐसे में देवनागरी लिपि की बनावट उसके लेखन कार्य को अन्य लिपियों की अपेक्षा शिथिल करती है। ठीक है, मतलब कमज़ोर करती है। सेकेंड पॉइंट है, देवनागरी लिपि की दूसरी कमी इसकी वर्णमाला है। जहां अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षर है, वहीं देवनागरी लिपि अनावश्यक रूप से लंबी है। ठीक है, सूक्ष्म विश्लेषण करने पर इसमें मौजूद कुछ वर्ण अनावश्यक प्रतीत होते हैं, जैसे बड़ी, बड़ऊ, ए, ऋण, ल आदि। विद्वानों द्वारा देवनागरी लिपि की मात्रा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, काफ़ी सटीक लिख रहे हैं। देवनागरी लिपि की माला व्यवस्था अवैज्ञानिक है, कभी मालाएं बाईं ओर तो कभी दाईं ओर लगती हैं, वहीं कभी इनकी व्यवस्था
शब्दों के नीचे ठहरती है। इन सभी कमियों का परिणाम ये होता है कि लिपि का मुद्रण व टंकण जटिल हो जाता है, जिससे धन व समय दोनों का अपव्यय होता है। करेक्ट बात है ये। शिरोरेखा का प्रयोग वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है तथा ये लेखन में लगने वाले समय की मात्रा में वृद्धि करता है। भाषाई वैज्ञानिकों के मध्य अनुस्वार तथा अनुनासिक के प्रयोग को लेकर असमंजस की स्थिति विद्यमान रहती है। यथा गंभीर तथा गंभीर दोनों का प्रयोग होना। देखो गंभीर दो तरीके से लिखा गया है, ठीक है। फिर 8वां है, कुछ वर्णों के लेखन ढंग में समानता पाई जाती है, जैसे खा है तथा रा है, धा घा, मा भा, ठीक है। अंत में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी लिपि की जटिलता में वृद्धि करता है। यथा क्षत्रिय अवज्ञा। संपूर्णता में देवनागरी लिपि व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि अतः इस सूक्ष्म कमियों का निराकरण लिपि की ओर और सशक्त करेगा। तो काफ़ी ठीक लिखा है। यहाँ पे मैं इनको 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया है अर्पित जी ने। अब देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, अवधी बोली का परिचय दीजिए। तो ये अवध क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है तथा ये मुख्यतः लखनऊ, अवध, फैजाबाद क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी का क्षेत्र इन्होंने यहाँ पे मैप में दर्शाया है। फिर है व्याकरणिक स्वरूप इसका क्या है। अवधी में वर्तमान, भूत और भविष्य काल में सहायक क्रियाओं का निम्न स्वरूप पाया जाता है। वर्तमान सहायक क्रिया हा रूप, भूतकाल में भा रूप और भविष्य काल में बा रूप। ध्वनि संरचना, वा का बा हो जाना, ऋण का री हो जाना। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, स्वर भक्ति की उपस्थिति, प्रकार प्रकार, ये 2 टाइप में लिखे जाते हैं। अवधि में पुल्लिंग उकारांत तथा स्त्रीलिंग इकारांत प्रवृत्ति दिखाते हैं, ठीक है। ये द्विवचन का प्रयोग प्रायः अनुपस्थित है। बहुवचन की प्रयोग हेतु न का प्रयोग किया जाता है। रतन हुआ जिन हाथन सेती। साहित्यिक विशेषताएं क्या है। अवधी सूफी काव्यधारा तथा राम भक्ति काव्यधारा दोनों की प्रतिनिधि भाषा है। आपको पता होगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखी है। अवधि में उपस्थित लोक मंगलकारी भावना उसे ब्रज भाषा के समानांतर भक्ति काल में स्थान दिलाती है। अवधी हिंदी में अपने माधुर्य के लिए समादृत है। जायसी साहित्य में अद्भुत माधुर्य है तथा यह माधुर्य भाषा का माधुर्य है। आचार्य शुक्ल जी ऐसा बोलते हैं। अपने औदात्य तथा समावेशी गुणों के कारण ये प्रबंध काव्य हेतु काव्य भाषा थी। अपनी भाषाई विशेषता के साथ साथ अवधि को जायसी तथा तुलसी जैसे शिरोमणि कवियों का आश्रय मिला, जो इसके विकास में अत्यंत सहायक रहा। कंक्लूजन भी ठीक लिखा है। यहाँ पे मैं इनको 8 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10 में। काफ़ी ठीक इन्होंने लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल UPPSC मेकर्स पे जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पिन कर दूंगा। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।